हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानते हैं हम सब हैं, बस इस वीडियो में हम उसके फीचर्स वगैरह अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी लाइफ का पार्ट होती है। इस टाइम पर 80% लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के माध्यम से ही देख रहे हैं, क्योंकि 80% लोग इस टाइम जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, और जियो रिलायंस का है, और रिलायंस क्या है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, राइट। इट इज़ अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। यानी ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है लोगों की, ठीक है, जहाँ पे लोग साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, बट इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बेसिकली कंपनी अलग है, ठीक है, उसकी अपना लीगल स्टेटस अलग है, और जितने भी इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, उनका अपना लीगल स्टेटस अलग है, राइट। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी जो चलती ही रहेगी कंपनी, किसी के आने या जाने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी ऑलवेज रहेगी। एंड अ कॉमन सील, यानी कंपनी की अपनी एक कॉमन सील भी होगी, ठीक है। कॉमन सील क्या होता है? बेसिकली एक सिग्नेचर, कंपनी का एक सिग्नेचर जो उसके हर डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी साइन नहीं कर सकती, बट उसका अपना एक कॉमन सील होती है जो हर एक डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलती है। तो कंपनी क्या है? एक ऐसी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, यानी एक अलग लीगल पहचान होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, जो कभी एंड नहीं होगी, जो चलती ही रहेगी। एंड अ कॉमन सील, यानी उसकी अपनी एक सिग्नेचर भी होता है, कॉमन सील होती है, जो उसकी पहचान होती है, हर डॉक्यूमेंट में उसकी वो सील लगी होती है, ठीक है। इट इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है। देखो, कंपनी जब भी आपने फॉर्म की तो कंपनी के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी लोन ले सकती है अपने नाम पर, ठीक है। कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, ठीक। कंपनी असेट्स परचेज कर सकती है, ठीक। ये सारे राइट्स कंपनी को मिलते हैं। तो बेसिकली ये राइट एक, जैसे एक पर्सन एक्ट कर सकता है, पर्सन अपने नाम पर लोन ले सकता है, पर्सन किसी दूसरे पर्सन पर केस कर सकता है, ठीक है, असेट्स परचेज कर सकता है, ये सारे राइट्स कंपनी के पास आ जाते हैं, ठीक है। यानी कंपनी के नाम पर ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। Its capital being divided into shares which are freely transferable along with owners having limited liability। यानी इसकी जो कैपिटल होती है, कंपनी की जितनी भी कैपिटल है, तो वो कोई भी कंपनी कैपिटल के बिना तो नहीं चल सकती। तो इन्होंने क्या कर रखा है? अपनी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब ये शेयर्स, इनके जो भी पर्सन परचेज करना चाहता है वो शेयर परचेज करता है, और वो इनडायरेक्टली क्या बन जाता है? उस कंपनी का ओनर बन जाता है, क्योंकि उसने शेयर परचेज कर कैपिटल आपकी कंपनी में इन्वेस्ट की है, राइट। तो वो कंपनी का क्या बन गया? वो कंपनी का ओनर बन गया, राइट। तो यहाँ पर ये होता है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जितने भी शेयर्स हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है अलॉन्ग विद ओनर्स। मीन्स देखो, ए ने शेयर्स परचेज किए तो आज ए ओनर है, ए ने बी को सेल कर दिए शेयर्स, तो ओनर कौन बन गया? बी बन गया, और शेयर्स भी ट्रांसफर हो गए। अब बी आगे फर्दर जिनको भी ट्रांसफर करता जाएगा, शेयर्स उनके पास जाते रहेंगे, शेयर ट्रांसफर होते रहेंगे, और ओनर भी चेंज होते रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है अलॉन्ग विद ओनर्स, ठीक है। और इनके ओनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने के आपने शेयर्स परचेज किए आपकी उतनी ही लाइबिलिटी है, आपको उससे ज़्यादा पे नहीं करना। अगर 1000 रुपये के शेयर्स ए के पास थे तो कंपनी डूबी तो 1000 रुपये डूबे, कंपनी ए ने उसे बी को सेल कर दिया तो बी के पास वही 1000 रुपये के शेयर्स आए, तो कंपनी डूबी तो बी के 1000 रुपये डूबे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसके अलावा ए और बी को कुछ और पे नहीं करना, राइट। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पर। ये इसकी एक और डेफिनेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। वैसे आपको उस डेफिनेशन से मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट फीचर क्या है इसका? दैट इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड या कहें आप रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है। द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। यानी जो भी कंपनी फॉर्म होती है उसे रजिस्टर्ड होना ही होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, या इसे कहें कि ये एक्ट अब रिप्लेस हो गया कंपनीज एक्ट 2013 से, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी जो होनी चाहिए वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी नहीं बन सकती, राइट। जैसे जो आपने अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखी, जैसे सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, बट कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनी बन ही नहीं सकती, राइट। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस यानी ये कंपनी की अलग पहचान है, अलग एक लीगल
उसका स्टेटस है, ठीक है। कंपनी अपने बेसिस पर डिसीजन ले सकती है। कंपनी जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी असेट्स परचेज कर सकती है, कंपनी केस कर सकती है, राइट। तो उसका अलग एक स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, उसके ओनर्स अलग हैं, ठीक है। जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं वो अलग हैं, कंपनी अलग है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी लीगल अलग पहचान है, ठीक। नेक्स्ट है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या कहता है कि कंपनी की लाइफ के ऊपर उसके ओनर्स के आने या जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो किसी ओनर की, ठीक है, चेंज ऑफ मेंबर्स का किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी की लाइफ के ऊपर। कंपनी चलती रहती है, ठीक है। कंपनी कब खत्म होगी? जब प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स किए जाएंगे उसके बाद ही कंपनी खत्म होगी, ठीक है। उसके मेंबर्स के आने या जाने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अगर कल को अंबानी जी नहीं रहते, ठीक है, भगवान करे वो रहें, बट अगर कल को अंबानी जी नहीं रहते तो क्या रिलायंस खत्म हो जाएगी? नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे ओनर्स हैं, वो उनके साथ चलती रहेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है, ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम और टू द अमाउंट, यानी उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इनकेस कोई भी लॉस होता है तो उन्हें कितना पे करना है? सिर्फ उतना जितने के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं, ठीक है। जितना उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं उतना ही उनका लॉस होगा। आप भी देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनीज के शेयर्स परचेज करे हुए होते हैं, राइट। तो अगर कंपनी डूबती है या कंपनी का लॉस होता है तो आपका कोई पर्सनल ऐसा लॉस नहीं होता, आपके जितने शेयर्स हैं, जितने आपने परचेज कर रखे थे, सिर्फ वो आपका लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी यहाँ पर जो शेयर्स आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, राइट। आप शेयर्स सेल भी कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। बट ये डिफर करता है किसमें? पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी सेल कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं हो सकते, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं शेयर्स को ट्रांसफर करने को लेकर, राइट। जो इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कॉमन सील, ठीक है, कंपनी के अपने ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, जो आपके हर डॉक्यूमेंट में आपको मिलेंगे। जैसे आप स्टैंप मान लीजिए, जो भी आपने देखा होगा किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो स्टैंप लगी होती है, तो कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील यानी वो स्टैंप लगी होती है, जो क्या कहलाता है? आपका कंपनी का सिग्नेचर, राइट। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, यानी ओनर तो बहुत सारे होते हैं, हमें पता है जिस भी पर्सन ने कंपनी का शेयर परचेज कर लिया वो सारे उसके ओनर हो गए, ठीक है, बट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो यहाँ पर जो ओनर हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं और कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में होता है। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। देखो अगर मैं कहूँ किसी कंपनी के 10,000 ओनर हैं या 10,000 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपके ओनर्स ही हो गए, राइट। तो 10,000 अगर ओनर्स हैं तो क्या 10,000 लोग उसे कंट्रोल करेंगे? नहीं। हम क्या करते हैं, 10,000 में से कुछ पर्सन को इलेक्ट करते हैं, यानी वोट के थ्रू कुछ पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं जिन्हें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं जो आपकी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि ओनरशिप अलग है और कंट्रोल जो कर रहे हैं वो अलग है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स पर। फीचर्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। देखिए मेरिट्स क्या है? पहला मेरिट यही है कि अगर आप इस कंपनी से जुड़ते हो तो आपके लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क भी आपका कम होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि इसके शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट डिफर करता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, राइट। तो अगर हम पब्लिक कंपनी का मानकर चलें तो यहाँ पर ये आपके लिए आसान है कि आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स को, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर कोई बर्डन नहीं है आपका, जब तक आप चाहो उसका पार्ट बन सकते हो उस कंपनी का, जब आप चाहो आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का अट्रैक्टिवनेस हो जाता है लोगों के लिए कि हाँ इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स में, जब तक हमारा मन है हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब नहीं है तब हम इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या कहता है कि कंपनी के एग्जिस्टेंस पर उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डेथ या इंसॉल्वेंसी या चेंज अगर हो रहे मेंबर तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। तो कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, किसी भी मेंबर्स के आने जाने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंपनी कब लिक्विडेट होगी यानी कब एंड होगी?
जब प्रॉपर प्रोविजन के थ्रू या प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप जाएंगे इस प्रोसेस में, तभी आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। देखो अभी तक हमने जितनी फॉर्म्स पढ़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उनके मुकाबले जॉइंट स्टॉक कंपनी में ह्यूज फंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंड है आपके पास, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ओनर्स हैं, राइट, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर है। पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड नंबर है कि कितने भी लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपके पास कलेक्ट हो जाता है। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल आपके पास है तो एक्सपेंशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ कैपिटल ज़्यादा, इसलिए एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा है। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि पैसा ही पैसे को बनाता है। इनके पास ज़्यादा पैसा है तो ये ज़्यादा पैसा उससे बना पा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई जियो पहले नेटवर्क जो आया, ठीक है, उससे रिलेटेड अब जियो सिनेमा या जियो से रिलेटेड इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। कैसे आ रही हैं? क्योंकि इनके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इनके पास फंड्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी तक हमने जितनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, वहाँ पर किसी के पास भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं था। जितने भी ओनर्स थे, ठीक है, उनके पास सारी स्किल्स नहीं होती थी। आप सोल प्रोप्राइटर ले लीजिए या जॉइंट हिंदू फैमिली ले लीजिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी के पास भी ऐसा प्रोफेशनली मैनेज्ड वर्कर्स या कह सकते हैं, या एक ऐसा पर्सन नहीं था हाईली क्वालिफाइड जो हर चीज़ को मैनेज कर पाए, राइट। वो लोग खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे। बट कंपनी, जैसे कि इनके पास फंड्स ज़्यादा हैं, इनके पास ज़्यादा फंड्स हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो कंपनी कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यानी वो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है? प्रोफेशनल लेवल पर हो रहा है, ठीक है। कोई भी पर्सन मैनेज नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल्स उसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी इसका एक मेरिट है। अब आ जाते हैं इसके लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। कंपनी ओपन करना एकदम भी आसान नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है। ईजिली आपकी कंपनी पहले तो पास ही नहीं होती, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, ठीक है। सारे क्राइटेरिया आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम में ये ओपन हो पाती है, राइट। बहुत टाइम तो लगता ही है, प्लस ये एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। जितना भी आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करेंगे वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। देखो जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, या उनके लिए ये कंपलसरी है कि उन्हें पब्लिश करनी है अपनी फाइल, ठीक है। एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स को पब्लिश करना है, आपको दिखाना है सबको कि हाँ आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है। पब्लिक कंपनी में तो ये कंपलसरी होता है, ठीक है, कि आप चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकती आप इस साल ना दिखाएं और अगले साल दिखाएं, नहीं। आपको हर साल पब्लिश करने हैं अपने एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्रेसी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब आप सब चीज़ पब्लिश ही कर रहे हो तो कुछ भी आप सीक्रेट या कुछ भी हाइड नहीं कर सकते आप अपने पब्लिक से, या अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे, ठीक। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों यहाँ पर, मतलब मोटिवेशन की कमी क्यों है? रीज़न ये है कि कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो आप आज एक शॉप के ओनर हो तो आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट लिंक कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हो, या आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ अपने यहाँ रखे हैं आप उनसे डायरेक्ट लिंक कर रहे हो, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ वर्क करो। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, जब आप एक कंपनी की फॉर्म में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप टॉप लेवल पर हैं। टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल, मिडिल लेवल के बाद लोअर लेवल। तो टॉप लेवल कभी भी लोअर लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाता एक हायर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बड़ी जितनी ह्यूज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इंटरेक्शन कम हो जाता है, डायरेक्ट लिंक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट लिंक ही नहीं होता, आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाते, या समटाइम्स तो मैं रियलिटी में कहें तो टॉप लेवल तो लोअर लेवल को जानता ही नहीं है कि लोअर लेवल पर कौन वर्क कर रहा है, ठीक है। मिडिल लेवल ही उनसे डील कर रहा है, टॉप लेवल उन्हें जानता ही नहीं है, राइट। समटाइम्स उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कितने डिपार्टमेंट्स उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो ये रीज़न है कि यहाँ पर डायरेक्ट लिंक खत्म हो जाता है, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। यही रीज़न है कि यहाँ पर जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहते, और मोटिवेटेड नहीं रहते तो वो क्या करते हैं, सिर्फ जो उनकी जॉब है, जो उनकी ड्यूटी है वो उसे फुलफिल करते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। आप डिसीजन, अगर आप एक स्मॉल लेवल पर कोई वर्क कर रहे हो तो आप क्विक डिसीजन, आपके हाथ में डिसीजन आपने ले लिया, ठीक है,
बट जब भी आप एक ह्यूज लेवल पर वर्क कर रहे हैं, कंपनी में आपके ओनर्स ही इतने ज़्यादा, आपके मेंबर्स ही इतने ज़्यादा हैं, तो सबकी राय लोगे आप, ठीक है, सबकी राय लोगे, तब जाकर कहीं आप एक डिसीजन पर आते हो, राइट। तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है एक डिसीजन लेने में, ठीक। सबकी राय होनी चाहिए, प्लस अगर लोअर लेवल से कोई बात चली है तो पहले मिडिल लेवल पर जाएगी, फिर टॉप लेवल पर जाएगी, फिर टॉप लेवल में सारे मेंबर्स आपस में डिस्कशन करेंगे, तो एक डिसीजन बहुत टाइम लगा देता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना होता है डिसीजन मेकिंग में, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट है आपका ओलिगरिक मैनेजमेंट। ओलिगरिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कहने को हम यहाँ यही कहते हैं कि कंपनी में सारे डिसीजन कौन ले रहे हैं? सारे मेंबर्स मिलकर ले रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपने पर्सन इलेक्ट किए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में, वही डिसीजन लेते हैं, या ये कहें डिसीजन वो लिया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ पर उनका मन होता है या उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है, वही डिसीजन ओवरऑल लेवल पर ले लिया जाता है। और समटाइम्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर डिसीजन ले लेते हैं, शेयर होल्डर्स का, अदर शेयर होल्डर्स का ध्यान ही नहीं रखते हैं, राइट। तो यहाँ ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट तो हो रहा है, बट डेमोक्रेटिकली सबके द्वारा नहीं होता है। कुछ जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड किए, सिर्फ वही डिसीजन ले रहे हैं, यानी डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर, ओलिगरिक मैनेजमेंट चलता है, राइट। कुछ ही लोग डिसीजन ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपको इसका मीनिंग, लिमिटेशंस एंड मेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।